विश्वविद्यालय के डीन भी हैं, वो हम लोगों से जुड़ जाएंगे। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ मैं करता हूं। और सब जानते हैं कि लगभग 2.5 वर्ष से यह कार्यक्रम चल रहा है लोक पहल का। लोक पहल मुख्य रूप से, अरुण भाई अगर आप अपना ऑडियो म्यूट कर देंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो जो हमको लगता है कि आप यात्रा के क्रम में हैं। लोक पहल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक प्रयास है और सकारात्मक प्रयास है, एक राष्ट्रवादी प्रयास है, एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। और इस लोक पहल का उद्देश्य होता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और जो जन समस्याएं हैं उसे सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना इस लोक पहल का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य होता है। तो यह है लोक पहल। लोक पहल के हमारे जो संयोजक हैं वह हैं डॉक्टर बीके सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय से। लोक पहल के जो अनन्य संरक्षक हैं वो प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और जिनका सौभाग्य रहा है कि वो पूज्य सरसंघ चालक रज्जू भैया, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के छात्र भी रहे हैं और बड़े प्रिय भी रहे हैं। वो हमारे संरक्षक मंडल में है। इसी प्रकार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दरबारी जी हमारे संरक्षक मंडल में है। और हमारे जो दृढ़ स्तंभ हैं लोक पहल के वो हैं बीएचयू से प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान और डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं, वह लोक पहल के अध्यक्ष हैं। तो लोक पहल यही लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए सदप्रयास करता है, निस्वार्थ भाव से करता है और 2.5 वर्षों से यह लगातार सोशल मीडिया पर यह प्रयास अपनी निरंतरता को बनाए हुए है। आज के वक्ता प्रोफेसर रजनीश त्यागी, जैसा मैंने पहले बताया, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा ब्रज प्रांत हैं और डीन ऑफ कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा हैं। वो अभी अपनी हवाई यात्रा में हैं और वो कर्नाटक के प्रभारी थे, चुनाव में नियुक्त किया गया था भारतीय जनता पार्टी के। वो जैसे आते हैं तो लगभग 5:30 बजे जुड़ेंगे। उसके पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन, समृद्धि और समाधान, इस विषय पर मैं, अगर आशु गुरुजी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो, आशु गुरुजी मेरी आवाज सुन रहे हैं? संभवतः भावेश जी, आशु गुरुजी हम लोगों के बीच इतने वरिष्ठ स्वयंसेवक कार्यकर्ता और अंग्रेजी साहित्य के एमए और इतिहास पर जिनका अद्भुत वैदुष्य है, अद्भुत प्रकांड विद्वान है, हम लोगों के बीच हैं। संभवतः आवाज हम लोगों की नहीं सुन पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन, समृद्धि की है, वह अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, किसी भी देश में अगर किसी भी प्रशासन में, प्रशासन का मौलिक उद्देश्य होता है, और लवलेश जी भी बैठे हुए हैं, विधि के प्रोफेसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय है और यह राज्यों को दिया गया है। और किसी देश में विधि का शासन स्थापित होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, और विधि का शासन मतलब जनता का शासन, क्योंकि विधियां बनती हैं व्यवस्थापिका या विधायिका में, और उस व्यवस्थापिका और विधायिका को देश की जनता बनाती है। तो विधि का शासन माने जनता का शासन, और जनता का शासन मतलब जितनी आधारभूत संरचना का विकास करना, जिसमें सर्वप्रथम आता है विधि के अनुसार शासन को स्थापित करना, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी का प्रबंधन करना,
और इस राज्य नामक संस्था का ही निर्माण हुआ है रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और विकास के लिए। मैं अगर कहूं तो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार की सुशासन की प्रतिस्थापना की है वह अत्यंत दुर्लभ है। और दुर्लभ इस रूप में है कि एक ऐसा सन्यासी जो त्याग और वैराग्य का समन्वय है, त्याग और वैराग्य को एक जगह स्थापित कर दिया जाए तो उसका नाम, उसकी भाव संज्ञा होती है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। न तो मान की चिंता, न तो अपमान का भय, और निस्वार्थ समष्टि की साधना करना ही जिसके जीवन का संकल्प है। क्योंकि वो सन्यासी हैं। सन्यासी की जाति न पूछो साधिकी, सन्यासी का न तो कोई जाति होती है, न तो कोई देश होता है, न तो कोई धर्म होता है। उसका एकमात्र धर्म है लोक कल्याण, लोक मंगल की कामना। और इसी कामना और इसी उद्देश्य के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सुशासन की व्यवस्था की है वह अभूतपूर्व है। हम लोकतांत्रिक राज्य में हैं और लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक आवश्यक घटक है, और लगातार चुनाव में खर्च बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लाल कृष्ण आडवाणी का वह संबोधन लोकसभा का याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का समापन किस प्रकार होगा। तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के समापन का एकमात्र मूल मंत्र है कि राजनीतिक उन्होंने कहा था, उनका पूरा वाक्य था कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जड़ें राजनीतिक भ्रष्टाचार में निहित हैं और राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ें चुनावी भ्रष्टाचार में निहित है। और जिस देश में साफ सुथरे चुनाव होंगे उस देश से भ्रष्टाचार का अंत होगा। अर्जुन चरण सेठी समिति का, दिनेश गोस्वामी समिति का, बोहरा समिति का, कारपुंडे समिति की सारी रिपोर्ट भारत सरकार के सम्मुख है। मैं सिर्फ इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके अगर शरीर पर पूरा अगर कोई खर्च है तो मुश्किल से 1000 रुपए का खर्च है। सर्वसाधारण का भोजन, सर्वसाधारण का एकदम समाज के अंतिम सोपान पर खड़े हुए व्यक्ति का जो वसन या वस्त्र हो सकता है वही वस्त्र पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है। तो बिल्कुल जिसका वयष्टि से कुछ लेना देना, कुछ व्यक्तिवाद नहीं है, जो भी है सब कुछ समाज के लिए है, सब कुछ राष्ट्र के लिए है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं, इसी संकल्प के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हुए हैं जिस उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर के बदायूं तक, जिस प्रकार के बुंदेलखंड में, अवध में, पूर्वांचल में, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसे हम हरित प्रदेश कह सकते हैं, जिस प्रकार की सुशासन की स्थापना हुई है, यह प्रदेश जिस तरह बारूद के ढेर पर खड़ा था, जिस प्रकार की अपसंस्कृति पर यह खड़ा था, वहां सांस्कृतिक जागरण से लेके राजनीतिक शुचिता, प्रशासन का जो पथ विचलन हुआ था, प्रशासन को भी पटरी पर लाना, उस डिरेल को रेल, बिल्कुल रेल की तरह उसे आगे बढ़ाने का जो सुकृत्य किया है वह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब मैं अपने बहुत ही अनन्य सहयोगी डॉक्टर भावेश जी से चाहूंगा कि जब तक हमारे मुख्य वक्ता नहीं है, और मैं आगे डॉक्टर लवलेश जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने कुछ दो, अब मैं तो लगातार निवेदन कर रहा हूं आशु गुरु जी से, आशु गुरु जी से संभवतः मेरी आवाज नहीं, तो इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे डॉक्टर भावेश जी के बाद डॉक्टर लवलेश, डॉक्टर ऋषिकेश हम लोगों के बीच है, ये सभी अपने विचार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर अरुण जी मुझे सुन रहे हैं?
भावेश जी उत्तर प्रदेश के सुशासन पर अपनी बात रखिए। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद अखिलेश सर। सर आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर थोड़ा पहले से बात करना चाहूंगा। जब 2017 में उत्तर प्रदेश के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ, तो उस बड़े बहुमत को प्राप्त होने के बाद बहुत से नाम थे पार्टी के सामने भी और हम लोगों के जहन में। लोग उन नामों पर चर्चाएं कर रहे थे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, और तभी अचानक से हम सभी के सामने एक घोषणा सुनाई पड़ी कि गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ दिलाई जाएगी। ये सभी के लिए एक आश्चर्य था, क्योंकि इस रेस में कहीं से भी उनका नाम नहीं। पूरा प्रदेश उनकी ओर देखने लगा और लोगों को लगा कि एक नाथपंथी जो पूरी तरह से वैरागी है, वह जब उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उच्च प्रशासनिक पद पर बैठेगा, संवैधानिक पद पर बैठेगा, तो क्या होगा, क्या करेगा। और ये मेरे ही नहीं, लगभग आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के मन में यह विचार था। वह समय आया जब वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फिर उन्होंने अपना कार्य जो है वो प्रारंभ किया। जब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये बड़ा अहम प्रश्न होता है कि उनको विरासत में क्या मिला। यानी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उन्होंने ऐसा क्या छोड़ा था जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को विरासत में प्राप्त हुआ। तो जो सबसे बड़ी बात थी, या आप कह सकते जो कांटों का ताज था, वो ये कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें विफल रही थी। अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, और ऐसे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान को संभाला। तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही कि उत्तर प्रदेश में कैसे सुशासन की स्थापना की जाए, कैसे कानून के राज की स्थापना की जाए, जो कि आम जनता से लेकर खास तक और उच्चतम व्यक्ति से लेकर समाज के निम्नतम व्यक्ति तक सभी के लिए एक ऐसे माहौल को बनाए जो कि पूरी तरह से कानून का राज कहलाए, सरकार का राज कहलाए, संविधान सम्मत राज्य कहलाए। अर्थात कानून व्यवस्था के मुद्दे से अराजकता से लेते हुए और आज की जो ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की निवेश की बात की जा रही है, वहां तक जो उनका सफर रहा, वो लगभग 6 से 7 वर्ष अब होने जा रहे हैं। उसके पूरे के पूरे जब हम विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हैं, तो सामने निकल कर आता है कि एक सन्यासी ने कैसे उत्तर प्रदेश को क्या कायाकल्प कर दिया। और यही है योगी जी का सुशासन। इस पर हम जब विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि जो सबसे बड़ा उनका जो सबसे बड़ी चुनौती थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने, वो थी, एक शब्द है माफिया। ये ऐसा शब्द जिसका संविधान सम्मत राज्य में और सिविल सोसाइटी में जिसके लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन दुख यह था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 1 से 2 जिले या 4-5 जिलों में किसी एक ऐसे व्यक्ति का राज चलता था जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता। किसी के लिए यह डर का प्रतीक था, तो किसी के लिए यह लाभ का प्रतीक था, और किसी के लिए यह राजनीतिक फायदे का प्रतीक था। लेकिन कहीं ना कहीं इस शब्द की जो आप कह सकते हैं कि प्रासंगिकता थी, वह योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक बहुत ज्यादा थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ने सुशासन की स्थापना के लिए जो सबसे पहला कार्य किया, वह था उत्तर प्रदेश के संगठित अपराध पर
उत्तर प्रदेश के जो माफिया थे, माफियानिज्म था, उस पर सीधा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने 2017 के बाद प्रदेश में माफियाओं के द्वारा जो तमाम अवैध कार्य किए जा रहे थे उन पर सीधी कार्रवाई करना प्रारंभ किया। और यह अवैध कार्य का जो सबसे बड़ा जरिया था वो था रियल एस्टेट कारोबार या फिर अवैध निर्माण के कारोबार। और यहीं पर एक बड़ा चर्चित गाना भी बना है और आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी उसकी बात करते हैं, जो हमारे आपके सामने आया, जिसे हम आप भी कहते हैं बाबा का बुलडोजर। इस बुलडोजर का एक्शन कहिए, चाहे बाबा के बुलडोजर की बात करिए, लेकिन बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार का, प्रशासन का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार माफियाओं के अवैध निर्माण पर चला। उनकी आलीशान कोठियों से लेकर हर वह निर्माण कार्य जिसमें उन्होंने अपराध का पैसा, जराइम गतिविधियों का पैसा, माफिया के कारोबार से कमाए हुए पैसे को लगाया था, उस पर एक बहुत ही सशक्त प्रहार जो है वह बाबा के बुलडोजर ने किया। और देखते देखते बड़े बड़े बाहुबलियों से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम नामी माफिया और बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर्स की फाइलें खुलना शुरू हुई और एक के बाद एक लखनऊ, क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज, क्या मऊ, क्या गाजीपुर, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी इस प्रकार के भवन संपत्तियां थी, उन पर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कार्रवाई की गई। हो सकता है कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया गया हो, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से, लेकिन हम आज पूरा का पूरा भारतवर्ष वह दाद देता है, वह मिसाल देता है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नाम की, कि चाहे जैसा भी दबाव पड़ा हो, चाहे जैसा भी विरोध हुआ हो, लेकिन ना वह डिगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि उस नाथ पंथी सन्यासी का यह तप था, यह बल था, यह उसका अटूट संकल्प था कि माफिया को उत्तर प्रदेश से समाप्त करना है। और उस दिशा में बढ़ते हुए योगी सरकार 1 से लेकर योगी सरकार 2 तक निरंतर बड़ी कार्रवाइयां होती है। बहुमंजिली इमारतों से लेकर किसानों की, आम व्यक्तियों की, गरीब लोगों की सताकर जिन जमीनों को कब्जा किया गया था, उन जमीनों को छुड़वाया गया। और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग इस बात के साक्षी हैं, इस बात के गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने इन कार्रवाइयों को पहली बार अपनी आंखों से होते हुए देखा। पिछली सरकारों के जैसे ये कार्रवाइयां केवल सरकारी फाइलों में नहीं की गई थी, बल्कि भावेश जी बीच में थोड़ा सा रोकूंगा, अपने व्याख्यान को जारी रखिएगा। रोकना यह है कि 40 मिनट के बाद हम लोग कटेंगे, तो इसी लिंक पर हम लोगों को फिर जुड़ जाना है, तुरंत जुड़ जाना है। आज थोड़ा सा व्यवधान है, रोज जैसा नहीं है। अब जारी रखिए जी सर। सभी लोग बात सुन ही रहे हैं जी सर। तो यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा था जहां की आम जनता, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी के उस संकल्प को पूरा होते हुए देख रहा था। और यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प नहीं था, बल्कि एक आम व्यक्ति जो सरकारी दफ्तरों में कार्य करता है, एक आम व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनियों में काम करता है, एक आम व्यक्ति जो फ्रीलांस में बहुत तरीके के काम करके अपनी आजीविका चलाता है, वह व्यक्ति जो एक एक रुपए को जोड़कर एक जमीन खरीदने का सपना देखता है, वह व्यक्ति जो कहीं से बैंक से लोन लेकर तो कहीं से अपने जुटाए हुए पैसे को मिलाकर एक फ्लैट खरीदने का सपना देखता है, यह उन सभी व्यक्तियों के सपनों पर जो माफियाओं ने अपने पैरों को रख के कुचला था, यह उन सभी व्यक्तियों के उस दंश का, उस दर्द का एक, आप कह सकते हैं कि यह एक बदला था। उनके सपने को पूरा होते हुए यह देखा जा रहा था कि वह व्यक्ति जो कभी उनके सिर पर उनके पांव रखकर खड़ा होता था,
आज जमीन में धूल में मिला हुआ है, अपने घुटनों पर बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग थे उत्तर प्रदेश में जिनके नाम की मिसाल दी जाती थी कि अरे भाई, उनके जैसा, उनकी बराबरी कौन कर सकता है, उनकी आंखों से आंखें मिलाकर बात कौन कर सकता है, उनके सामने खड़ा कौन हो सकता है। तो आप सभी लोग आज देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कोई व्हील चेयर पर बैठ गया है, कोई मिट्टी में मिला दिया गया है, तो कोई हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा है। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने सुशासन को स्थापित करने का अटूट संकल्प ले रखा है। पिछली सरकारों के आप चुनाव को देखिए, बूथ कैप्चरिंग, मारपीट, चुनावी रैलियों में हंगामा होना, बहुत चीजें दिखाई पड़ती। आज के आप चुनावों को देखिए, इस प्रकार के अराजकता को, इस प्रकार के कार्यों को करने के से पहले लोगों को सोचना पड़ता है, करें कि ना करें। ये जो सोच है लोगों की, भाई साहब जुड़ रहे हैं, भाई साहब यही जुड़ रहे हैं, सोच यही सोच है मैंने देख सुशासन। लीजिएगा कब जुड़ेंगे। तो इसलिए तो ये जो एक शब्द होता था हाँ, सुशासन, देख लीजिएगा। ये शब्द जो है लोग ओके। किताबों में पढ़ते थे, लोग इसके बारे में व्याख्यानों में बात करते थे, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में बात हाँ, करते थे। धन्यवाद। तो वो हम धन्यवाद लोग के भी लिए भी बहुत मैंने जगह आपने हम लोग कहा भी था बहुत तो जगह मैंने बोल बैठते दिया थे। है, धन्यवाद भी तो है। बैठकर हम लोग भी सुशासन पर ठीक, चर्चा करते थे, ठीक, राम ठीक, राज्य पर जुड़िए चर्चा जुड़िए। करते थे कि भाई सुशासन क्या होगा, राम राज्य क्या होगा, तमाम बातें करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन चर्चाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। पहली बार लोगों को समझ में आया है कि क्या है सुशासन। माननीय योगी जी के पिछले 6 से 6.5 वर्षों के जब हम शासन का देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भूमि पर, जमीन पर हमें कानून का राज दिखाई पड़ता है। चाहे सामाजिक सौहार्द का विषय हो, चाहे विभिन्न प्रकार के धार्मिक उत्सवों का विषय हो, चाहे कानून व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे छोटे छोटे जुलूस निकालने की बात हो, जो जो धार्मिक विभिन्न अवसरों पर निकाले जाते हैं। आप हर जगह देखिए, कहीं पर भी अराजकता करने की, पत्थरबाजी करने की जो कोशिश है, वो अब नहीं होती है। और अगर किसी ने कोशिश किया तो उसके साथ प्रशासन किस तरीके से निपटता है, प्रशासनिक कार्रवाइयां कैसे होती हैं, वह उत्तर प्रदेश में अब दिखाई पड़ता है। केवल सुनाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है। और वह केवल प्रशासनिक अधिकारी या शासन का मंत्री नहीं देखता, आज आम व्यक्ति भी देखता है। क्यों? क्योंकि वह कार्रवाई हो रही है। कुछ घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, तो पूरे 6 साढ़े 6 सालों में लगभग हर त्योहार और अन्य जो कार्यक्रम है शांतिपूर्ण रहे। चाहे नवरात्रि के 9 दिन हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे वह अलविदा की नमाज, चाहे ईद का त्योहार हो, हर जगह आपको कानून व्यवस्था और सुशासन दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं परीक्षाओं की, पहले सरकारों की परीक्षाएं होती थी विभिन्न प्रकार की, तो उनकी शुचिता पर एक सवाल खड़ा हो जाता था। कोई कहता था कि परीक्षा की ठीक तरीके से नहीं की गई है, कोई कहता था कि पेपर आउट हुआ है, कोई भी विभिन्न प्रकार की बात करता है। लेकिन अब आप देखिए कि वो परीक्षाएं भी हो रही हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने उन परीक्षाओं में व्यवधान डालने का प्रयास किया है, तो किस तरीके से उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई की गई है जो कि एक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है, अर्थात बुलडोजर वहां भी चला है। ये बुलडोजर चलाने के पीछे उद्देश्य किसी का घर गिराना नहीं है। यह बुलडोजर चलाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो संविधान में वर्णित प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को आपको मानना पड़ेगा। आप उसके खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं करेंगे, आप समाज के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, आप कानून के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो पिछली सरकारों के जैसे टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई जाएगी, बल्कि पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। और ये जीरो टॉलरेंस की नीति ही सुशासन को स्थापित करने का सर्वोत्तम जरिया है। मैं ये नहीं कहता कि एकमात्र जरिया है, लेकिन सर्वोत्तम जरिया। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के मन में भय नहीं था कानून के प्रति। उनको लगता था कानून से खिलवाड़ करना बड़ा आसान कार्य है। हमने सफेद खद्दर पहन लिया, हम खद्दरधारी राजनेता बन गए, हम कानून को ठेंगा दिखाएंगे। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खद्दरधारियों से लेकर और आम व्यक्ति तक सबको यह संदेश दे दिया कि कानून का ही राज चलेगा, संविधान का ही राज चलेगा, सरकार का ही राज चलेगा। किसी व्यक्ति का, किसी विशिष्ट व्यक्ति का राज नहीं चलेगा, चाहे वह माननीय हो, चाहे वो मिस्टर हो। बुलडोजर मॉडल के बाद अगर हम ठीक डॉक्टर भावेश जी, बस अब थोड़ा सा दूसरे लोगों को भी अवसर दे दिया जाए। अब हम लोगों के बीच आशुतोष सिंह तोमर जी भी आ गए हैं। भाई अपना वीडियो ऑन करिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आशुतोष सिंह तोमर। आशुतोष जी हमको सुन रहे हैं? आयुष जी उनको जोड़ लीजिए। आज हम लोगों के बीच दो स्तंभ हैं दिल्ली से जो इस लोक पहल के कार्यों को करते हैं। एक हैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह और एक हैं बिल्कुल जो प्राण प्रण से लगे रहते हैं, वो हैं आशुतोष सिंह तोमर जी। तो दोनों हम लोगों के बीच हैं। तो जब तक आशुतोष जी नहीं आ रहे हैं, मैं ऋषि से चाहूंगा, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, कि उत्तर प्रदेश के सुशासन और मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के अवदान पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे सम्माननीय और आदरणीय हमारे अग्रज हैं, संरक्षक हैं और अभिभावक हैं, उन सभी को मैं अपना सादर प्रणाम जो है निवेदित करता हूं। और उसके साथ साथ अभी सर आपने जो है बधाई दी, उसके लिए बहुत हार्दिक जो है आभार। और ये सर सब कुछ जो है आप गुरुजनों का दिया हुआ है। और विशेषता सर इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान अखिलेश त्रिपाठी सर आपका है कि ये सर आपका दिखाया हुआ मार्ग है। आपके द्वारा कह लीजिएगा एक तरह से कि आपके द्वारा ये निर्धारित किया हुआ था। तो जैसा कि सर आपका आदेश हुआ है कि मैं कुछ अपनी बात रखूं, वैसे भावेश भैया ने तो लगभग हर पक्ष को, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पक्ष था माफियाओं वाला, जिसको कि लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को न केवल बीमारू राज्य तो मान लीजिए तमाम कुनीतियों के कारण कहा जाता ही था, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला था उसके कारण भी उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से कई बार बदतर जो है मानी जाती थी। इस बार जो कई लाखों करोड़ का जो निवेश आया है, उस निवेश के आने में अन्य कारणों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है वो कारण सुशासन का ही रहा है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर आप तुलना कर लें तो लगभग हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। अगर हम लोग कट जाएंगे इसी लिंक पर, कटने के तुरंत बाद हम सभी लोग जुड़ जाएंगे। जी 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 सर, जैसा आपका आदेश। ठीक ठीक जी सर। तो नहीं, आज की व्यवस्था ऐसी है ना कि वो 40 मिनट के बाद कटेगा। जी 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 आपने सर कई बार से सूचित कर दिया। और ये एक बार सभी जितने भी हमारे सम्मानित सदस्यगण जितने भी सभी लोग जुड़े हुए हैं, ये आदरणीय जो है अखिलेश त्रिपाठी सर के इस बात पर जरूर गौर करेंगे कि 40 मिनट बाद अगर ये मीटिंग कट जाती है तो पुनः आप जो है जुड़ें। और आज एक बड़ा ही अभूतपूर्व वक्तव्य आपको सुनने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को तो आदेश हुआ है तो हम अपनी बात रख रहे हैं इसमें। तो जैसा मैं अपनी बात कह रहा था कि आज अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना कर लें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जो तमाम तरह के अर्थशास्त्री जो इन बीमारू राज्यों के ऊपर लिखते रहे हैं, उनकी धारणा किस तरह से बदल गई है। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं यहाँ के दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से जो है कुछ मेट्रो स्टेशनों में गुजर रहा था, कहीं जा रहा था, तो एक बड़ी सुखद चीज जिसकी मैंने चर्चा पिछले अपने कुछ जो लोक पहल के अपने कार्यक्रम हुए उसमें भी मैंने किया कि दिल्ली में जगह जगह पर अभी आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी सर ने कहा कि दिल्ली में काम जो है हम मेरे साथ जो है आशुतोष जी जो है देख रहे हैं। तो सर आप यहाँ पर आकर के अगर देखेंगे तो जितने भी यहाँ पर सार्वजनिक जगह हैं जिसमें कि कई सारे बस स्टैंड हैं, मेट्रो स्टेशन है, ऐसी जगहों पर जो विज्ञापन लगे हुए हैं, उन विज्ञापनों में एक बड़ी संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किए जा रहे कार्यों की है। और उसमें जो कुछ होर्डिंग्स जो लगी हुई है, मैं उसके शीर्षक पढ़ देता हूं और उसके शीर्षक से ये पता लगेगा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा किस तरह से है। और वो जो एक टैग लाइन चल रही है अभी इस समय
कि 6 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश खुशहाल, और उसको बताने के लिए जो योजनाओं में जो अर्जित की गई जो उपलब्धियां हैं वो होर्डिंग के माध्यम से कम पड़ जा रही हैं। और वहां पर जैसे एक होर्डिंग चल रही है जिसमें लिखा हुआ है जिंदगी रोशन, और ये जिंदगी रोशन कैसे है, तो उसमें ये बताया गया है कि एक मतलब लगभग 1.5 करोड़ कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। लोग चर्चा करते हैं कि दिल्ली जिसकी जनसंख्या ही मिला जुला करके 1.25 करोड़ के आसपास होगी या उससे कुछ कम की होगी, और वहां पर जो है सब्सिडी पर कुछ बिजली वगैरह दी जाती है, तो इतना हो हल्ला लोग मचाते हैं। उन्हें क्या पता कि 1.5 करोड़ से अधिक परिवार जितने दिल्ली की जनसंख्या कुल नहीं है, उससे भी करीब 25 लाख ज्यादा लोगों को जो है वो उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और सस्ती दरों पर उनको बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उनकी जिंदगी रोशन हो गई है, खुशहाल हो गई है। तमाम कृषि से लेकर के उनके बच्चों के पढ़ने लिखने, तमाम तरह के जीवन की सुगमताएं बिजली के माध्यम से उन्हें जो उपलब्ध करा दी गई है। तो एक तो ये, दूसरा इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो स्वच्छता। हमारे माननीय जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत के मिशन का एक बड़ा सपना रहा है, और उसको बड़े अच्छी तरह से अगर किसी ने संचालित करते हुए उस सपने को पूरा करने का काम किया है तो वो प्रदेश से उत्तर प्रदेश। और इस होर्डिंग में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण। अब तो संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन ये बता रहा है कि न केवल प्रदेश में स्वच्छता को स्थापित करके उसे स्वच्छता का प्रदेश बनाया जा रहा है, बल्कि साथ साथ इज्जत घर जैसे ऐसी तमाम चीजों से लोगों के जीवन में सम्मान को भी जो है वो स्थापित किया जा रहा है, और साथ साथ में सुशासन को भी स्थापित किया जा रहा है, जिसकी पहुंच अब तक तमाम तरह के, अभी जैसे जो है भावेश भैया कह रहे थे कि योजनाएं तो तमाम चलाई जाती थी दिखाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन वो सही ढंग से कार्यान्वित कितनी होती थी। अब अगर आप 2.6 का अगर आप एक अनुपात निकालिए तो करीब 10% लोगों को, जबकि 70 साल हो गए देश की जो है आजादी की, उसके बाद भी अगर 10% किसी प्रदेश की जनसंख्या को अगर दिया जा रहा है शौचालय, तो उससे पता लगता है कि अब तक उस प्रदेश की स्थिति विकास के मामले में क्या रही होगी। इसके बाद जो तीसरी बड़ी जो उपलब्धि रही है उसमें उत्तर प्रदेश की बेटियों के विवाह को लेकर के जो किया जा रहा या बेटियों के विकास को, विवाह से ज्यादा अच्छा शब्द जो है वो विकास है, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो कन्या सुमंगला योजना की मैं बात करूं, चाहे मैं भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करूं, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए, इतने बड़े प्रदेश में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को महिलाओं की दृष्टि से सुनिश्चित करने के लिए यूपी मिशन शक्ति अभियान जैसी चीजें जो है चलाई जा रही हैं। और इसी की एक जो है एक कड़ी जो है, एक बड़ी कड़ी कह लूं तो वो विवाह के माध्यम से जो हमारे प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं, जिनके लिए विवाह एक बड़ी समस्या है, उसको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने उसको खुद अपने स्तर से इनिशिएट लेते हुए उन्होंने करीब 2.5 लाख से अधिक कन्याओं का सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से विवाह कराया है। अगर इस तरह के कल्याणकारी और लोक मंगल कार्य करने वाले व्यक्ति को एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में नहीं बताया जाएगा तो किसे कहा जाए? जो कि जैसा अखिलेश सर कहते हैं कि ऐसा कर्मठ मतलब त्याग और वैराग्य की के सामंजस्य की एक अद्भुत प्रतिमूर्ति हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। उसी में जो केवल इस तरह के सामाजिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाला कार्य भी लगातार उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। बिजली, पानी, सड़क में जो कनेक्टिविटी वाला जो मामला है उसमें एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में करीब 6 एक्सप्रेसवे अभी संचालित हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, और 5 एक्सप्रेसवे जो हैं वो निर्माणाधीन हैं। इसके साथ साथ अगर जो एयरपोर्ट की बात कर लें, ये सुन करके ही कितना अपने में सुखद अनुभूति देने वाली बात है कि जहां पर 20 से 22 करोड़ की जनसंख्या रहती हो, अगर इससे पहले के अगर आंकड़े देख लें तो एयरपोर्ट की मतलब कनेक्टिविटी की जो सुविधा थी, उत्तर प्रदेश उस मामले में बीमारू राज्य की श्रेणी में कितने नीचे जो है आता था।
लेकिन आज पूरे देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 9 एयरपोर्ट वहां पर संचालित है और उसके साथ साथ 12 एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। तो हम समझ सकते हैं कि विकास के इस रास्ते में जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है वो किस तरह से काम कर रही है। वो न केवल डोमेस्टिक स्तर पर लेकिन साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी। अगर इंटरनेशनल लेवल पर मैं अगर बात करूं तो इसमें 3 सबसे अधिक, पूरे देश में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है संचालित करने वाला और आने वाले समय में तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट रखने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि इस समय 3 एयरपोर्ट वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित है और 2 निर्माणाधीन है। तो हर एक मोर्चे पर, चाहे वो सामाजिक कल्याण का मोर्चा रहा हो, चाहे वो आर्थिक सुशासन का मोर्चा रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक उत्सवों का मोर्चा रहा हो। सांस्कृतिक उत्सवों के मोर्चे में अगर मैं बात करूं तो आस्था को जिस तरह से सम्मान दिया गया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अयोध्या की पावन अयोध्या जी की पावन भूमि पर राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ जी के जो है उस पावन मंदिर का जीर्णोद्धार और उसके साथ साथ जो मथुरा की तैयारी है, तो आस्था का जिस तरह से सम्मान इस सरकार में किया गया है, वो सुशासन के साथ साथ जो आज के कार्यक्रम का जो शीर्षक है उसमें समृद्धि, उसको बताने के लिए ये केवल इतनी बात ही काफी है अपने आप में। इस पूरे के पूरे कार्यक्रमों और उसके द्वारा उसी के क्रम में जो संचालित ये तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, उसने न केवल इस पूरे के पूरे प्रदेश को बीमारू प्रदेश के रूप में जो इसके लिए जो नैरेटिव सेट कर दिया गया था उससे निकाल करके एक्सप्रेस प्रदेश, रोजगार प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो रोजगार प्रदेश के रूप में देखिए कि कहां तो उत्तर प्रदेश में न केवल भर्तियों में तमाम तरह के जो है घपलेबाजी की जाती थी, घोटाले किए जाते थे, तमाम तरह के जो है कह लीजिएगा कि पहले से ही निर्धारित, अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए, न कहा जाए तो ही ज्यादा ठीक है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र में पूरे प्रदेश की छवि को पूरे देश में सबसे अधिक सुधार दिया है। तमाम तरह की उसकी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। यूपी स्कॉलरशिप योजना है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए क्या कहते हैं, शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। न केवल इतना बल्कि साथ साथ में जो बेरोजगारी भत्ता है उसको 1000 रुपए से बढ़ा करके 1500 रुपए कर दिया गया है। जो एक आंकड़े हैं और रोजगार योजना के तौर पर करीब 52 लाख से अधिक, 52.5 लाख से अधिक जो वो युवाओं को रोजगार मिला है। तो एक ऐसा प्रदेश जो बीमारू प्रदेश रहा हो, उसके अगर नैरेटिव को चेंज करके उसको अगर रोजगार प्रदेश बना दिया जाए तो ये बात निश्चित तौर पर ये कही जा सकती है कि ये बिना कर्तव्य परायणता के पराकाष्ठा के संभव था ही नहीं। और इसको कहने में मुझे एक भी प्रतिशत का संकोच नहीं है कि जो हमारे राजधानी में इस तरह की होर्डिंग्स जो उत्तर प्रदेश की यशोगाथा को कह रही हैं, तो जब जन कल्याण और लोक मंगल की साधना और साथ साथ में कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा ही जब एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री के कह लीजिएगा कि कर्मठता का प्रतीक बन जाए, तो उसके हनक की गवाह राजधानियों की शिलाएं हुआ करती है। इसको कहने में मुझे 1% का संकोच नहीं है। और न केवल इतना बल्कि उन्होंने अपने जीवट सब प्रयास से जो बीमारू प्रदेश का नैरेटिव चेंज करके इसको रोजगार प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्पाद प्रदेश, निवेश प्रदेश, उत्सव प्रदेश जैसे तमाम सुविशेषणों से उन्होंने सुविख्यात कर दिया है, जिसके चतुर्दिक यशोगाथाएं इस राजधानी के एक सार्वजनिक स्थल कर रहे हैं। इसको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि अगर महाकवि तुलसीदास ने अपने समय में राम राज्य की जो एक संकल्पना गढ़ी थी, जिसको तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारों ने यूटोपिया का नाम दे दिया,
वो अगर आज के समय में अगर कोई अगर उसकी बात करे तो इसमें 1% का भी संदेह नहीं है कि राम राज्य का सबसे सुंदर प्रतीक और उदाहरण उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्तमान समय में संचालित किया जा रहा ये शासन है, जिसको हम सुशासन का सबसे सर्वोत्तम प्रतीक कह सकते हैं। भाव तुलसीदास ने लिखा है कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम हुए। तो अगर इस पूरे प्रदेशों में अगर कोई चमकता हुआ सूर्य है आने वाले समय में भारतीय राजनीति का, तो वो निसंदेह हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए मैं एक मतलब प्रसाद के एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह की 4 पंक्तियां कह के अपनी इस वाणी को रोकूंगा, क्योंकि सर का आदेश हुआ है। मेरी कोई ऐसी तैयारी इसमें थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सर के वक्तव्य से, कुछ भावेश भैया के वक्तव्य से, कुछ अपनी जो इधर की गतिविधियों से जो बात मुझे समझ में आई वो बात मैंने रखी। इसमें बहुत सारी चीजों का हो सकता है कि क्रम टूट गया हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन 4 पंक्तियां मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए निवेदित करूंगा कि वह पथ क्या, पथे कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में भी पूरे प्रदेश का नैरेटिव चेंज किया है उन्होंने। पूरे प्रदेश को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने सम्मान दिलाया है। और दिनकर की इस पंक्ति को चरितार्थ कर दिया है कि खंठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कंकरियां जिनकी से सुगंध छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हों, लोरी आंधियां सुनाती हों, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। और इस रूप में हमारे यशस्वी, अगर इसका अगर कोई सबसे सटीक इस समय अगर कोई राजनैतिक प्रतीकात्मक अगर चरित्र है तो निसंदेह कोई और दूसरा नहीं है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं चलूंगा जो है आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी सर के पास में। आदरणीय अखिलेश त्रिपाठी सर। बहुत 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 धन्यवाद ऋषिकेश, आपने बिल्कुल विषय वस्तु को वैसे ही रखा, क्योंकि उसमें टॉपिक रखा गया है उत्तर प्रदेश में सुशासन और समृद्धि। आपने उन विषयों को बिल्कुल बहुत तल्लीनता से, गंभीरता से उसको प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, समृद्धि, समाधान योगी सरकार के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में। और एक बात बहुत अच्छी कही कि हनक की गवाह राजधानी की शिलाएं हैं, वहां कह रही हैं। इसी प्रकार हमारे जो पहले वक्ता रहे हैं डॉक्टर भावेश जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में कांटों भरा ताज, एक ऐसी सरकार मिली थी जिस सरकार में क्या था, केवल खजाना खाली था। और मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया, केवल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने आवास और वैभव विलास पर जो खर्च होता था उसी को उन्होंने समाप्त कर दिया और उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज। तो ये होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश धर्म प्राण पूरा भारत धर्म प्राण राज्य है, धर्म प्राण राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र है, उसकी अपनी विशेषता है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से पृथक हो जाएंगी तो वह राजनीति निष्प्राण हो जाती है, ऐसा बापू ने भी कहा था और ऐसी ही बात डॉक्टर लोहिया ने भी कही थी। एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक होनहार छात्र भी हमारे बीच है जो दलित समाज से आता है और दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा है, और वह संयोग या दुर्योग से वह मेरा छात्र है। सनी कुमार जुड़े हुए हैं और जेआरएफ हैं और मेरे अध्ययन ये शोध छात्र हैं। हितेश गुप्ता भी इसके बाद थोड़ी सी बात कहेंगे। तो उस वर्ग को क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, वह हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो मैं सनी कुमार से कहूंगा, मैं तो उसका निर्देशक ही हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के सुशासन समृद्धि के विषय में अपने 2 शब्द माइक को ऑन करके अपने माइक को। सनी कुमार बोलो भाई। हाँ बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ गुरुजी नमस्कार, सादर प्रणाम। हाँ बिल्कुल बोलो। हाँ आवाज आ रही है सर जी। हाँ बोलो तुम बोलो।
मेरा जो वर्तमान परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखना है, उसके अंदर जो वर्तमान में सुशासन आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, जिसके कारण कि वर्तमान में यहाँ पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, और साथ ही साथ जो सेवाएं अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिलती थी, जिनमें भ्रष्टाचार जो लिप्त था, उसको उन्होंने काफी हद तक कम किया है, माफियागिरी का खात्मा किया है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पूरे जो 29 राज्य हैं पूरे भारत के, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की कगार पर है। इसके साक्षी मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा। नमस्कार सर, कोटि कोटि नमन सर। आभार एक ऐसे वर्ग की आवाज थी, एक ऐसे छात्र की आवाज थी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एकदम सुदूर पूर्वी क्षेत्र बलिया से आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जिसकी शिक्षा दीक्षा हुई है, और जो दलित वर्ग से आता है। लेकिन उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसकी प्रखरता ये बता रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी मुख्यमंत्री होने का क्या अभिप्राय और अर्थ होता है। अब मैं दिल्ली लोकपहल को, अभी भाई साहब की सूचना आई है, आशुतोष जी ने बताई है कि अभी अभी उनका फ्लाइट लैंड करने वाला है और 5 मिनट के अंदर आज के हमारे मुख्य वक्ता जुड़ जाएंगे। दिल्ली में लोकपहल को अपनी ऊंचाइयां देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचारक धारा के सशक्त हस्ताक्षर और मेरी आवाज सुन रहे होंगे आशुतोष सिंह तोमर जी से मैं चाहूंगा कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन के संदर्भ में अपने वक्तव्य दें। आशुतोष तोमर जी। आशुतोष जी। भाई साहब, मैं अभी संघ की एक योजना में प्रवास पर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी हाँ। तो हर रविवार को मेरा शाम 5 से 6 7 तक प्रवास रहता है शाखाओं। ठीक ठीक, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जरिए ही हमारा बहुत सारा काम होता रहता है। अब मैं निवेदन करूंगा अपने एक प्रिय छात्र हितेश, जो हितेश गुप्ता अपना वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हितेश। यस सर, एक मिनट। हाँ, जो जेआरएफ हैं और मेरे निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं। यह इनका गृह प्रदेश राजस्थान है। हितेश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के सुशासन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हितेश गुप्ता। प्रणाम सर, मेरा नाम हितेश कुमार गुप्ता है। मैं अखिलेश त्रिपाठी सर के अंडर में पीएचडी कर रहा हूँ। सभी मीटिंग में जुड़े सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जो उत्तर प्रदेश में जाना जाता था कि यहाँ पर हर लोग कट्टा लेके चलता है और एक व्यवस्था कायम नहीं है, कोई किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी थी, मैं तो एक राजस्थान से आता हूँ जो एक वेल ऑर्डर्ड स्टेट माना जाता है। वहां पर उसकी तुलना अगर पहले यूपी से की जाती थी तो ऐसा लगता था यूपी तो एक ऐसा स्टेट है जिसमें तो बहुत सुधार की जरूरत है। तो आज देखा जाए तो अब मैं यूपी में जब से पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ लगातार प्रयागराज में, तो मैंने ऐसे बहुत कुछ सुधार देखे हैं, कुछ ऐसी सुरक्षा महसूस की है जो शायद पहले नहीं मिलती थी। मैं दिल्ली में पढ़ता था तो वहां पे भी टीचर जो कुछ लोग दिल्ली यूपी से आते थे, वो भी मतलब कि यूपी की एक ऐसी छवि गढ़ते थे जो बिल्कुल नकारात्मक होती थी। लेकिन आजकल आज देखा जाए तो आज एक बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट की और हम देखते हैं कि पहले ऐसा होता था कि पैराडाइम शिफ्ट इस प्रकार है कि पहले हम की धारणा जो आज के यूपी के किसी सिटीजन की, नॉर्मल सिटीजन की अगर धारणा को देखें, वो बिल्कुल यूपी को लेकर चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। अभी इसमें शुरुआत है, शायद अभी इसके अंदर और समय की जरूरत है। और यूपी के अंदर इतनी क्षमता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है, इसलिए यूपी की जो
क्षमताओं का विकास जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे तभी कोई उद्योग यहाँ पे स्टेब्लिश हो सकता है। और उद्योगों को स्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले उद्योगपति जब भी पैसा यहाँ पे लगाएगा ताकि उसको सिक्योरिटी मिले। इसलिए यहाँ पर जो निवेश FDI जो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर आ रहा है, उसको देखा जाए तो जो निवेश आ रहा है उसको देखा जाए तो यहाँ पर काफी बढ़ोतरी हुई जो पहले नहीं देखने को मिलता था। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश शायद अपने ह्यूमन वेल्थ है और नेचुरल वेल्थ, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर एक मेन सिटीजन जो है वो और एजुकेटेड पर्सन अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। जहां पर नागरिक अपने आप को सेफ महसूस करे तो इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। सर इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर बात कही हितेश ने। हितेश चूंकि इस प्रदेश के बाहर से हैं और उन्होंने जो छवि सुनी थी उत्तर प्रदेश की, और वर्तमान में जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसमें कितना अंतर आया है। संकेतों में कहा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के शिक्षक थे जो दिल्ली में इन्हें शिक्षा देते थे, किस तरह का वातावरण सृजित हो गया था। उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आया है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का सुशासन भी अत्यंत अनिवार्य है। और जब किसी लोक कल्याणकारी राज्य में पूंजी का अभाव होता है तो पूंजी निवेश ही एकमात्र विकल्प होता है। और उस दिशा में भी कितनी प्रखरता से, कितनी सहजता से और कितने व्यवस्थित प्रशासनिक कौशल से उत्तर प्रदेश में FDI को, उत्तर प्रदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गति दी है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षण कराया है हितेश ने। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका अनुभव है। हम ये दूसरे प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय शिक्षा ले रहे हैं, तो उनका वक्तव्य हम सबके लिए और सुशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, क्योंकि राजस्थान को बहुत ही शांत प्रदेश माना जाता है। और एक शांत प्रदेश का दृष्टिकोण अगर उत्तर प्रदेश में अब सकारात्मक हो रहा है तो निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व योगदान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए हितेश को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं डॉक्टर लवलेश, हाँ अब म्यूट कर लो अपना, म्यूट कर लो, केवल माइक म्यूट करो, माइक और अपना ऑडियो खोले रखो। अब मैं मेरी बात डॉक्टर लवलेश सिंह जी सुन रहे हैं? डॉक्टर लवलेश मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी। हाँ, तो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करिए। और हमारे मुख्य वक्ता किन्हीं कारणों से अभी लैंड नहीं कर पाए हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप ईश्वर शरण PG कॉलेज में ही लाके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और विधि की जिनकी एक गहरी समझ है, वह निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की विधि व्यवस्था के विषय में, उत्तर प्रदेश के सुशासन और समृद्धि के विषय में, और क्या पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने समाधान प्रस्तुत किया है, उस पर एक टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ईश्वर शरण महाविद्यालय के आचार्य, सहायक आचार्य डॉक्टर लवलेश सिंह जी को। डॉक्टर लवलेश जी। जी धन्यवाद। इस मंच पर समस्त प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम, और अखिलेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। क्या हमारी आवाज जो है स्पष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्पष्ट आवाज। जी जी। तो सर्वप्रथम तो अखिलेश भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आमंत्रण सुबह सुबह हमारे व्हाट्सएप पर आया और इस प्लेटफॉर्म पर हमें आमंत्रित किया गया, उसके लिए काफी आभार। और अच्छा भी लगा, सब सुन रहे हैं। जैसा कि अभी भावेश भाई साहब ने कुछ वक्तव्य रखे, उसके बाद जो है ऋषि भाई साहब ने रखे हैं, तो एक जो कि विधि का विद्यार्थी होने के नाते कुछ पहलुओं पर केवल हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार का जो कर्तव्य होता है, जो हमारे संविधान के प्रस्ताव में जो चीजें वर्णित हैं, तो सर्वप्रथम एक लोकतांत्रिक सरकार जो जनता जिस प्रतिनिधियों को चुनती है वो बहुत अपेक्षाओं से चुनती है, और हर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि उन अपेक्षाओं पे
सरकार खरी उतरे। तो यह जो भाजपा की सरकार, जो चुनी गई सरकार, पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार है, उसने संविधान के, जिस तरह अखिलेश भाई साहब जी ने शुरुआत की कि विधि के शासन की बात होने की, और भावेश जी ने भी तमाम चीजों पर प्रकाश डाला, ऋषि जी ने भी तमाम नीतियों पर प्रकाश डाला। तो संविधान हमारा जो कहता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करता है, और तमाम अधिकारों की बात करता है, उसके ऊपर जो दायित्व आरोपित किए गए हैं उनको पूर्ण करने का दायित्व सरकार का है। क्योंकि विधि का विद्यार्थी होने के नाते हम विधि से जोड़कर ही सारी चीजों को बताएंगे। तो यह जो सबसे पहले एक लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व ऐसे हाथों में होना चाहिए कि विधायिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, कार्यपालिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, और न्यायपालिका भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, जिससे न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना हो। योगी आदित्यनाथ जी चूंकि मुख्यमंत्री बने, पूरा प्रदेश काफी आशान्वित था, क्योंकि प्रदेश पीड़ित था उस समय, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार से पीड़ित था, अपराधियों से पीड़ित था, और लगभग सब लोग गांव से जुड़े होंगे, काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, जो इस मंच पर लोग होंगे, काफी लोग शहरी पृष्ठभूमि से होंगे। तो जो भ्रष्टाचार का जो आलम था, या जो गुंडागर्दी का आलम था, अस्पतालों में सीएमओ मतलब कुछ नहीं, जिलाधिकारी कार्यालयों में एसडीएम मतलब कुछ नहीं, तो यह सब चीजें क्या थी? यह हमारी कार्यपालिका के कार्य करने पे एक हस्तक्षेप था, एक इंटरप्शन था। तो इन सबसे सीधे सीधे संविधान की प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, जो उद्देशिका है, वह कहीं ना कहीं फेल्योर हो रही थी। तो वह लोकतांत्रिक सरकार का जो उद्देश्य था वह फेल हो रहा था। लेकिन जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस आशा भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें देख रही थी, एक कुशल नेतृत्व उन्होंने इस सरकार को प्रदान किया, और जिसमें जो एक भय मुक्त समाज की हम बात करते हैं, भय मुक्त समाज कैसे बनेगा? भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना चाहिए, अपराध मुक्त समाज होना चाहिए, और एक खुशहाल समाज होना चाहिए, जो सोशल जस्टिस की बात की जाती है। और हर पहलुओं पर जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी खरे उतरे। चाहे भ्रष्टाचार की बात पे आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार पे तमाम कार्रवाई, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, भर्तियों में भ्रष्टाचार देख लीजिए। हमें लगता है इससे पहले की सरकारों में ज्यादातर भर्तियां माननीय न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजे पर होती थी। लेकिन हम पिछले विगत योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार में देख रहे हैं कि अगर छुटपुट कोई भर्तियां और न्यायालय के दरवाजे पे जा भी रही हैं, तो संबंधित आयोग उसमें जो है अपना जवाब दाखिल कर रहे हैं, और फिर वहां से हरी झंडी मिलने के बाद वह भर्तियां सुचारू रूप से पूर्ण की जा रही हैं। यह एक सफलता, एक बहुत बड़ी सफलता है, चाहे वह रोजगार देने के क्षेत्र में हो, चाहे इसको भ्रष्टाचार से रोक के देखा जाए। और जैसा कि पिछली सरकारों में लिस्ट बनती थी, जो है कि लिस्ट भेजकर आयोगों में भेजी जाती थी, जैसा कि लोग ट्रेनों में चर्चा करते थे या सामाजिक मंच पे, चाय की दुकानों पे चर्चा करते थे, तो भ्रष्टाचार से जो जनता पीड़ित थी, उस भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने की। और दूसरी चीज है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख सकते हैं कि हर लगभग जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। जो गांव के लोग हैं, पीएचसी, प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र हैं, उनका बराबर निरीक्षण करना, उन पर दवाइयां उपलब्ध कराना, या जो जमीनी स्तर की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो हम बात करते हैं, अभी पिछले 2-1 दिनों में आए हुए परिणामों ने स्थापित कर दिया कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर भी सफल हैं। यानी हमारी सरकार जो, या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कही जा सकती है, अब हमारी सरकार टर्म इसलिए यूज कर रहे हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इसलिए यह हर पहलुओं पर यह सरकार सफल है। नजर ना लगे, चाहे वह अपराधों पे हो, अपराधों पे तो काफी बात भावे जी ने कही, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जी जो है वह प्रसिद्ध है। जन जन के इस समय गानों के रूप में हर बच्चे, हर नवयुवक के रूप, युवक के जो है वह गाने के रूप में वह चर्चा में है। और जहां तक बात की जाती है कि सभी धार्मिक त्योहारों, सभी अवसरों पर जो भी धार्मिक संस्थान हैं, उन पर जो है सुरक्षा का माहौल क्रिएट हुआ है, वह भी एक इस सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की जो है एक सफलता ही है। एक लोकतांत्रिक सरकार। और भी किसानों को लेके, किसान आप देखिए, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, सारे केंद्रों पर समय से भुगतान, समय से उनका क्रय विक्रय, जो भी चीजें हो, वह एक अकाउंटेबिलिटी जो फिक्स की गई एग्जीक्यूटिव की, चीजों को, पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को, लॉज को इन्फोर्स करना, वह भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है।
न्यायपालिका भी बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है, उसमें भी हमारी कोई भी जो है पटाक्षेप इधर बीच हमारी सरकारों में नहीं देखने को मिला है। तो यह सब तमाम चीजें हैं जो कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से कार्य किया, एक विश्व स्तर पर जो है उनकी तारीफ हुई। तो यह सब तमाम चीजें हैं जिनको जो है हम आपके सामने हमने रखा, और इसी के साथ जो है हम अपने शब्दों को विराम चाहेंगे और सबको प्रणाम और बहुत बहुत पुनः फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के मंचों पे फिर आमंत्रित किए जाएंगे, तो चूंकि कोई तैयारी नहीं थी, एक संक्षेप में हमने अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को रखा है। तो इसके साथ ही सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तैयारी की आवश्यकता प्राध्यापक की नहीं होती है, कक्षाओं का वो नेतृत्व करता है, शब्द ही उसके व्यवसाय हैं, वाणी ही उसकी पहचान है और विद्वत्ता ही उसका वस्त्र है, वसन है। तो आप एक सफल अध्यापक के रूप में आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कार्यपालिका, विधायिका अपना कार्य करेंगी और तीनों संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करती हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ आपने संकेत किया कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन से लेके और जितने भर्ती के केंद्र हैं वह गंगोत्री हैं। और गंगोत्री में ही जब गंगा अपवित्र हो जाएगी तो फिर गंगा की पवित्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे प्रदेश की जिस पर आस्था है और जितने भर्ती के केंद्र थे उस पर किस प्रकार की हेराफेरी हो रही थी, किस प्रकार का जाति का चलन चल रहा था, उस सब से विमुक्त करके जो विधि की स्थापना की, संविधान के अनुसार शासन किया, जो हमारी उद्देशिका है उसमें कहा हम भारत के लोग, जिसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, व्यक्ति की गरिमा है, उस सबको स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय है तो मैं तो कहता हूं यह अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश में न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। जो आपने इशारा किया कोरोना काल में, तो वो तो संत हैं, घर का परित्याग कर चुके हैं, एक ही बार मुख्यमंत्री बनने के बाद घर गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जी, हर संत का भी एक पिता होता है, हम मानव हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की मृत्यु हुई थी तो राम भी मरमाहत थे, वनगमन हुआ था। वैसे ही पूज्य मुख्यमंत्री जी का, पिताजी का पार्थिव शरीर वो देखने भी नहीं जाते हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जहां एक भी मुख्यमंत्री भ्रमण करने नहीं गया था, जहां के 21 प्रोफेसर काल के गाल में समा गए थे, निडरता के साथ गए, निर्भयता के साथ गए, जान को हथेली पर लेके गए, प्राणों का भय नहीं था। क्योंकि सन्यासी को अपने प्राणों का भय नहीं होता है, वो तो न्यौछावर कर चुका होता है, अपना पूरा पिंडदान भी दे देता है पहले, क्योंकि कोई कुल में उसको पिंडदान देने वाला नहीं होता है। शायद इस संवेदना को समझने वाले लोग ही समझ पाते होंगे कि ऐसा कलेजा होगा। पिता की चिता एक तरफ जल रही है हरिद्वार में और पुत्र प्रदेश की सेवा में लगा है। यह अभूतपूर्व सामर्थ्य, यह कितनी बड़ी बौद्धिक सामर्थ्य होगी, कितना जागृत विवेक होगा जब इस तरह की मन स्थिति में, वही मन स्थिति कभी रघुकुल नायक राम की थी। एक तरफ राज्याभिषेक की घोषणा और दूसरे दिन यह तत्क्षण यह आदेश कि कल वलकल वस्त्र धारण करो और वन पथ पर गमन करो। तो वो जो संशय की रात रही होगी वो कितनी भयावह रही होगी और कितनी दृढ़ मनस्विता रही होगी उस महानायक राम में, उस भगवान राम में, उस प्रभु राम में। वैसा ही कुछ देखने का अगर सूक्ष्म दृष्टि से कोई भी देखेगा तो वैसा ही लगेगा कि एक सन्यासी ऊपर बहुत बिल्कुल साधारण सूती वस्त्र और लखानी का 250 रुपए का जूता पहन के हेलीकॉप्टर में बैठता है, उत्तर प्रदेश का शासन करता है। और कभी गाजियाबाद, कभी लखनऊ। उस गाजियाबाद के लिए कलंक था कि इसके पहले के मुख्यमंत्री गाजियाबाद का दौरा और नोएडा का दौरा नहीं करते थे। जो धर्मनिरपेक्षता का प्रतिदावा करते हैं वहां भी मुख्यमंत्री जी गए और बिना किसी भय के, केवल क्योंकि मुख्यमंत्री में जो सबसे बड़ी चीज है वह है भूख से उपजी हुई करुणा। जिसको भी भूख की पीड़ा होती है उसमें करुणा होती है, बुद्ध की करुणा होती है। और जब करुणा होती है तो पूरा प्रदेश उसका होता है। और चाहे
जब जब उसे दृढ़ता की आवश्यकता होती है वो दृढ़ता दिखाता है, जब उसे करुणा की आवश्यकता होती है करुणा दिखाता है। उसने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पटल पर घोषणा की कि यह पोषित माफिया है, जो किसी पार्टी का सपा का पोषित माफिया था, उसे मिट्टी में मिला देंगे। यह सज्जन शक्ति के बल पर उस माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। उससे आज पूरे प्रदेश की जनता राहत की सांस ले रही है। यह होता है, यह भाव संज्ञा है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के होने की। तो आदित्यनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले उनका नाम कुछ दूसरा था, अब जो उनका नया उनका नामकरण हुआ है वो आदित्य हुआ है, और आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। और मुझे लगता है कि यह पूरी भारतीय राजनीति का एक सूर्य, नया सूर्य चमक रहा है भारत की राजनीति पर। और निश्चित रूप से जब वह दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से अपना झंडा तिरंगा लहराएगा और गर्व से जब कहेगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक जागरण का एक नया उन्मेष दिखाई देगा। यह हम इसी आशा और विश्वास के साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के इस लोक पहल के कार्यक्रम को लगभग 2.5 वर्ष से कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। क्योंकि आज मुख्य वक्ता को जुड़ना था और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, कर्नाटक में उनके दौरे थे, विधायक दल की वहां निर्वाचन होना था, इसलिए नए नेता का चुनाव होना था। इन्हीं कारणों से उनका विमान विलंबित हुआ और हम लोगों के बीच नहीं आ पाए। नहीं तो यह मंच है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू कम से कम 15 विदेशी राज्यों से मुख्य वक्ता बोल चुके हैं। संघ के सारे वरिष्ठ प्रचारक बोल चुके हैं। आज संयोग दुर्योग था कि आज हमारे वक्ताओं में डॉक्टर भावेश जी ने माफिया राज की पोल खोली, ऋषिकेश ने किस प्रकार समृद्धि आ रही है उस पर बात की, सनी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सुशासन अब दिखाई दे रहा है, और समाज के अंतिम सोपान पर खड़ा व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी करता है तो वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। हितेश जो दूसरे प्रदेश से हैं अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी हम लोगों के बीच हैं। डॉक्टर अरुण जी हमारी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर अरुण जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, अरुण जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। आशुतोष गुरु जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशुतोष गुरु जी आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर भावेश जी आप तो आशु गुरु जी से परिचित हैं। अब मैं चूंकि अब बहुत विलंब हो गया है और मैं अपने प्रिय आशुतोष तोमर जी से क्षमा चाहते हुए कि अपने वक्ता आज किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। अब हमारे कार्यक्रम के समापन की भी स्थिति आ गई है, तो अब मैं शुभम तिवारी जी से, शुभम जी सर आ गए, हमारे बीच आ गए हैं। अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इसकी पूरे आज के जितना वक्तव्य हुआ है उसकी मीमांसा भी करेंगे। तो शुभम जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की निचोड़ भी प्रस्तुत करें। एक औपचारिक धन्यवाद का जिम्मेदारी इनके कंधों पर मैं हमेशा देता हूं। सहज स्वीकार करते हैं इनकी सरलता, सौम्यता, सहजता बहुत ही मेरे लिए प्रणम्य है। लेकिन मेरे छोटे हैं, उनको लगेगा कि ये प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की कोई उम्र है। ये जब भी मैं कहूं अस्वीकार शब्द होता ही नहीं है। कितने विलंब में मैं 2 बजे फोन कर दूं तो 2 बजे ही फोन उठा लेते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि त्वदीया या कार्या या बद्धा कटिया संघ की शाखाओं में गाए हैं और प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। तो अगर कोई वरिष्ठ स्वयंसेवक कहता है तो उसमें ना
होता ही नहीं, शब्दकोश में ही नहीं है। ऐसे हमारे प्रिय अनुज अब बहुत ही जल्दी डॉक्टर हो जाएंगे। शुभम जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के निष्कर्ष, निचोड़ वक्तव्य और धन्यवाद ज्ञापन सबको समाहित करते हुए आज के कार्यक्रम का समापन श्रीमान शुभम जी से। शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस आभासी मंच पे जुड़े हुए समस्त अपने अग्रजों को सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। जैसा कि आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश में समृद्धि और विकास, और खासकर हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें क्या योगदान है, इस विषय में आज की पूरी वार्ता रही, जिसकी शुरुआत का पृष्ठभूमि हमारे माननीय अखिलेश सर जी ने इस पे बहुत अच्छा रखा। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बीमारू, एक पिछड़ा, एक क्या कहा जाए, गुंडा राज से ग्रसित था, लेकिन वहीं जब योगी जी आते हैं तो उसके बाद क्या रहता है। इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भावेश जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब योगी जी नहीं थे तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश योगी जी को हैंडओवर करके, उत्तरदायित्व के तौर पे सौंप करके पुरानी सरकार यहाँ से पलायन की तरफ गई थी। उस पूरे विचार को उन्होंने अपने बेहतरीन शब्दों में पिरोते हुए रखा। तत्पश्चात डॉक्टर ऋषिकेश जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की समृद्धि, जो कि हमारा विषय है, उस पर अपने बहुत अच्छे वक्तव्यों को रखा। उन्होंने दिल्ली के में लगे हुए होर्डिंग्स और उनमें किए गए हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन उन्होंने बहुत ही अपने लयबद्ध तरीकों से, बहुत ही शानदार तरीकों से रखा। तत्पश्चात मेरे समकक्ष और हमारे आदरणीय गुरु जी डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर के कुछ शोध छात्र सनी जी, जो कि बलिया के एक सुदूर गांव से संबंधित हैं, और कहा जाए एक जाति व्यवस्था का जो सोपान क्रम है उसमें भी जो नीचे का सोपान क्रम आता है, मैं पिछड़ा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो हिंदू जाति व्यवस्था है वो समाहित है, सभी को साथ में लेके चलने वाली है। तो एक जो नीचे का वो है सोपान क्रम में, नीचे का मतलब ये वर्टिकल के बजाय आप हॉरिजॉन्टल ज्यादा अच्छे से समझें। उसमें से आने वाले हमारे सनी जी का जो वक्तव्य था, उनका जो भाव था, उत्तर प्रदेश में जो पुरानी सरकारें थी, आज की सरकार में क्या उन्होंने पाया, किस तरीके का उनको व्यवहार नजर आया, किस तरीके से वो आज प्रगति कर रहे हैं, इस पे उन्होंने रखा। तत्पश्चात गुरु जी के ही दूसरे शोधार्थी, जो कि राजस्थान से संबंधित हैं, उन्होंने अपने वक्तव्यों को रखा, और ये बात बहुत ही अच्छा रखा। ये बात मैंने भी कई बार नोटिस किया है, अभी मैं संगठन के कार्य से उत्तराखंड में हूँ, मैंने ये खुद नोटिस किया है कई बार कि आप सरकार बाद में आती है, जब आप बाहर जाते हैं तो राज्य पहले आता है, और राज्य की एक छवि बनती है। जैसे हम कभी भी नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो हम सोचते हैं साउथ इंडियन इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं, वो राज्य की छवि है, वो सरकार उन्होंने कार्य किया है, तब हमको लगता है कि अच्छा ये ऐसा कारण है। आज बंगाल की एक छवि बनी हुई है, क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने ऐसा कार्य किया है। आज राजस्थान की एक छवि बनी हुई है हमारे सामने, वहां की सरकारों ने ऐसा कार्य किया है। तो वो एक राज्य की जो छवि होती है, जब आप राज्य से बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है कि राज्य की छवि क्या बन रही। और वहीं आज हमारे उत्तर प्रदेश की छवि जो है, आप बिहार में जाके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। आप उत्तराखंड में आके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ। राजस्थान में आप देख लीजिए, जितने भी सटे हुए राज्य हैं, वो तुरंत खुल के बोलते हैं कि हमको मुख्यमंत्री चाहिए तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा। यहाँ तक कि जो अभी मूसेवाला हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उनके पिताजी ने भी कहा कि अगर हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ होते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा बात रखता है कि किस तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक सरकार के तौर पर, एक कहा जाए राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपने प्रशासन को स्थापित किया। राज्य में सुख, शांति, समृद्धि, जो कि हमारा विषय है, इन तीनों पे किस तरीके से कार्य किया। ये बात मैं अपने शब्दों में इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं संघ का स्वयं सेवक, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे लोगों के भावों से ये पता चल रहा है। जब बाहर हमारे पंजाब के लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमारे बंगाल के लोग ऐसा बोल रहे हैं, हमारे बिहार के लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो ये लगता है कि नहीं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो सरकारें पहले थी या आज विभिन्न राज्यों में,
वो गलतियां कर रही हैं, तो वो राज्य का एक प्रतिनिधित्व जो छवि बन रही है वो खराब बन रही है। बंगाल के ले लीजिए। तत्पश्चात आगे के क्रम में हमारे परम आदरणीय लवलेश सर जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। उन्होंने बताया कि राज्य, प्रशासनिक ढांचा, संविधान, किस तरीके से ये तीनों आपस में संग्रहित हैं और ये समाहित रूप से, समेकित रूप से अपने कार्यों को कर रहे हैं। खासकर योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को उन्होंने वर्णित करते हुए बताया कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद ये इन सब को मैं समाहित करते हुए अपने बातों को इसी शब्द से रुकूंगा कि ये नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश को बदला है, वो ये बताता है कि जैसे अभी हमारे परम आदरणीय अखिलेश सर ने कहा कि एक दिन लाल किला के प्राचीर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भारत का ध्वज, हमारी भारत माता का ध्वज जब लहराएंगे, तब लगेगा कि उनका वो जो अपना योगदान है इस राज्य के प्रति अभी और फिर उस राष्ट्र के प्रति, वो किस तरीके से अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसी बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू। जी भाई साहब, अभी वो भाई साहब वो 2-3 मिनट में जुड़ने वाले हैं अभी, तो बस हम लोग सुन लेते हैं। तो शुभम जी है ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, वो 5 मिनट भी बोल लेते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। लवलेश जी बने रहिएगा। जुड़ने वाले हैं। हाँ, डॉक्टर लवलेश जी, डॉक्टर भावेश जी, अब आशु गुरु जी हम लोगों को सुन ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ऋषिकेश आप बने रहिएगा। आशुतोष जी, माननीय रजनीश जी को बता दीजिएगा कि आज लोक पहल कोड भी डालना पड़ेगा। गुरुवर अखिलेश त्रिपाठी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी, मेरा नाम क्षमा है। जी क्षमा जी, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी बिल्कुल। जी, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ दिखाई दे रही हैं क्षमा जी, आप बोलिए। जी, मैं भी 2 शब्द कहना चाहूंगी इस विषय पर। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल। स्वागत है। जी,
जी धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम क्षमा है। मैं सत्यवती महाविद्यालय सांधी में हिंदी पढ़ाती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। सर, जहाँ तक योगी जी के सुशासन की बात है, तो किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और जो मैंने सुना है और जो मेरे रिश्तेदार हैं मेरठ में कुछ, उन्होंने बताया कि हमें जो गन्ने का पहले नहीं मिला करता था, बहुत दिनों बाद मिला करता था, वो हमें गन्ने का जो मूल्य है वो मिल जाया करता है और हमें मतलब बहुत सुविधाएं मिली हैं खेती के विषय में। खेती हो या फिर माफिया का खात्मा हो या फिर शासन व्यवस्था हो या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है, इन सब मामलों में योगी जी ने बहुत काम किया है। कानपुर के पास मिश्रीगंज है मेरी नानी का घर, वहां से मेरी मासी से जब मेरी बात होती है तो वो कहती हैं कि शिक्षा की, क्योंकि वो पढ़ाती हैं वहां पर, तो शिक्षा के विषय में भी वो बताती हैं कि बहुत काम हुआ है वहां पर, कि मतलब काफी सुधार हुआ है। पहले तो लैपटॉप देकर या कुछ ऐसे लालच देकर जो काम किए जाते थे, अब वहां पर जमीनी स्तर पर पढ़ाई में सुधार हुआ है। जो फेक विद्यार्थी पहले हुआ करते थे, अब उन पर लगाम कसी गई है। अब वो फेक विद्यार्थी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा वहां पर। इसके साथ साथ माफियाओं का खात्मा तो हम देख ही रहे हैं। वहां बेटियां अब सुरक्षित रहने लगी हैं। पहले बेटियों के मामले में बहुत ज्यादा, मैं भी उत्तर प्रदेश में रही हूँ, मेरा बचपन वहीं बीतता है, तो घर से जो शाम को 7 बजे के बाद या 6 बजे के बाद निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। हमारा स्कूल थोड़ा दूर था, तो हम लोग जो है जाना आना हमारे लिए मुश्किल होता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि मेरे जो मामा जी के यहाँ के हैं लोग, बेटियां हैं, वो आ जा रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं। नहीं तो पहले जिस शासनों में पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल लड़कियों के लिए तो नहीं ही होता था। निम्न जाति की बात करें, दलित की हम बात करें, तो उनके लिए भी काम हुआ है, उनको भी लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। अब वो भी अपना अच्छे से उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कि वो अपना काम मतलब उनके भी स्तर में सुधार आया है। और मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया ही है कि रोजगार वहां पर अच्छा मिला ही है, रोजगार में वहां बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ साथ जो हमारे धार्मिक प्लेस थे, पहले जब मैं जाया करती थी, चाहे मथुरा हो, चाहे मैं काशी विश्वनाथ भी गई हूँ, बहुत मतलब कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था, वहां व्यवस्था नहीं थी बहुत अच्छी, लेकिन अब वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है काशी विश्वनाथ में, जिससे कि वहां पर जाके सुविधाएं मिलती हैं। पहले तो बहुत सख्ती सी गली होती थी, अब वहां का देख के लगता है कि ये तो वैश्विक स्तर पर जो चीजों को वहां पर डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत चीजों को हम देखें तो वहां पर इनका विकास हुआ है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी जी क्षमा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपके विषय में बोलूंगा। हम लोगों के बीच डॉक्टर राजीव त्यागी सर आ गए हैं और बहुत विलंब से आए हैं। आपकी प्रतीक्षा हम लोग लगभग 1 घंटे 40 मिनट से कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे आज के वक्ता डॉक्टर रजनीश त्यागी सर, जो ब्रज क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, दिल्ली और संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा के डीन ऑफ कॉलेज हैं, डीन सीडीसी जिसे प्रयागराज में हम लोग कहते हैं। तो ऐसे डॉक्टर रजनीश त्यागी जी हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं।
किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप विमान से आ रहे थे, एक यशस्वी नेता है और भविष्य भी यशस्वी होगा, इसकी कामना करते हैं। सर, मैं बहुत संक्षेप में लोक पहल की परिचर्चा कर दूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अत्यंत जिनकी संघ आयु अधिक है, ऐसे ही स्वयंसेवकों का एक समूह है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए लगातार अपना सत प्रयास करता रहता है और इसका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के विचारों का, प्रशासनिक नीतियों का, राजनीतिक नीतियों का, उनके सामाजिक चिंतन का, सामाजिक सोच का लगातार विस्तार करना और जन जन तक पहुंचाना इस लोक पहल का उद्देश्य है। लोक पहल के संयोजक डॉक्टर वीके सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टर आलोक चौहान है, आयुर्विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर प्रोफेसर संतोष सिंह है और हमारे संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री और पूज्य रज्जू भैया के परम शिष्यों में समाहित प्रोफेसर नरेंद्र कुमार सिंह गौर जैसे लोग इसके संरक्षक मंडल में है। ऐसे ही हमारा केवल उद्देश्य है और मैं बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी संकोच और बाधा के आपके जितना आप बोल सकें उत्तर प्रदेश में सुशासन, समृद्धि, समाधान, योगी सरकार के संदर्भ और परिप्रेक्ष्य में आपके पाठ्य के लिए मैं विनम्रता पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रजनीश त्यागी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत देर से, बहुत विलंब से आपको ज्वाइन कर पाया, आपके दर्शन कर पाया। उत्तर प्रदेश का जहां तक बात है तो पिछले 1 साल में मैं पूरे देश के लगभग सभी प्रदेशों में गया हूं। तो कश्मीर में भी मैं, जम्मू में और से लेकर केरल तक, इधर गुजरात से लेकर और अरुणाचल तक गया हूँ। एक बात बड़ी कॉमन पूरे देश में है और अभी अभी भी मैं कर्नाटक इलेक्शन से लौटकर दिल्ली बस पहुंचा ही हूँ। तो कर्नाटक में भी एक बात बड़ी कॉमन है, सब जगह योगी जी की बड़ी डिमांड है और ऐसा लगता है जैसे पूरे देश ने देश का अगला प्रधानमंत्री माननीय योगी जी को मान लिया है। तो योगी जी के बारे में एक बहुत अच्छी धारणा पूरे देश में बनी है। फिर मैंने उनको टटोलता हूँ, उन सब लोगों को, तो पाता हूँ कि कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है योगी जी को पसंद करने का वो है लॉ एंड ऑर्डर। योगी जी ने जो क्राइम खत्म किया है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में लोगों की धारणा ये है और कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हम सबका होना चाहिए। कर्नाटक में अभी चुनाव हो रहे थे तो सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी स्टार प्रचारक की थी तो योगी जी की थी। लोकल बॉडी इलेक्शन होने के कारण योगी जी वहां पहुंच नहीं पाए, इससे वहां के युवा बड़े निराश हुए। तो योगी जी की बड़ी डिमांड है, पूरे देश में एक छवि बन गई है। पूरी की पूरी राजनीति अगर आप देखेंगे तो इमेज बिल्डिंग का, छवि निर्माण का ही खेल है, लोगों के परसेप्शन का है। तो लोग जो उनके बारे में परसीव करते हैं वो बहुत पॉजिटिव है। तो एक तो बात लॉ एंड ऑर्डर की हो गई। लॉ एंड ऑर्डर से ही डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे पिछले दिनों लखनऊ में इन्वेस्ट मीट हुआ था, उसमें बहुत सारे MOU साइन हुए थे और लोग अब उत्सुक हैं उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने में, उत्तर प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में। उससे पहले लोग डरते थे कि हमारा किडनैप ना हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि आगरा में मैं रहता हूं और 3.5 साल के माननीय के शासनकाल में 100 डॉक्टर्स के अपहरण हुए थे। तो अपहरण उद्योग एक हो गया था उत्तर प्रदेश में। तो लोग जो भी थोड़े HNI हैं वो सब डरते थे उत्तर प्रदेश में अपनी कोई भी यूनिट लगाने में। तो भय का जो वातावरण था वो खत्म हुआ है। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में किसी भी माता से, आज मदर्स डे है संयोग से,
आप सहारनपुर से लेकर और कुशीनगर तक किसी भी जिले में किसी भी माता से आप बात करोगे तो माताएं बड़े सुकून में रहती हैं कि उनकी बिटिया बाहर जाती है तो बड़ी निश्चिंत होकर वो रहती हैं कि रात को अगर 9, 10, 11 भी बज गए तो आराम से कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। तो बड़े सुकून में है, इन्वेस्टर्स भी सुकून में है, आम जनता भी सुकून में है और यही डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण होता है। और पुलिस अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। जो क्रिमिनल है उनको जो एक पुराने फिल्म में डाला फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता है कई जगह। तो ये बहुत अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। उत्तर प्रदेश में जो अगर डेवलपमेंट के जो 9 पैमाने हैं, पहला बिजली सड़क पानी, 3 ये है बिजली सड़क पानी। तो बिजली आप देख रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हालांकि उत्तर प्रदेश अभी हम हिंदुस्तान में लगभग 1,17,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं और चाइना 7 लाख मेगावाट बिजली बनाता है। फिर भी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में बिजली है और नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अभी हम भूटान को, अभी हम बांग्लादेश को और श्रीलंका को और भूटान को बिजली हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बिजली का बहुत अच्छा आप देखेंगे शहरों में, आगरा जैसे शहर में तो 24 घंटे बिजली रहती है, बाकी शहरों में भी रहती है। तो सड़कों का जाल आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा हो गया। एक रिपोर्ट आई है कि इतनी सड़कों की जरूरत नहीं है जितनी सड़कें बना दी गई हैं। जितनी जरूरत होती है सड़कों का पर हेड पर कैपिटल सड़क का जितना किलोमीटर होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया है। पानी की स्थिति अच्छी है। आप देखेंगे गांवों के तालाब जो मनरेगा से पहले मनरेगा का पैसा ऐसे चला जाता था, अब गांवों के तालाबों में आप देखेंगे तो तालाबों की खुदाई प्रॉपर तरीके से हो रही है। और जो पानी के जिनको बम्बे और छोटी नहर कहते हैं उनमें टेल तक पानी अब पहुंच रहा है। तो सिंचाई वाला काम भी अच्छी तरीके से हो रहा है। किसान को पर्याप्त मात्रा में बिजली भी पा रहे हैं और पानी भी पा रहे हैं, सिंचित पानी भी पा रहे हैं, पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में। गंगा जल प्रोजेक्ट, कहीं कहीं चंबल डाल परियोजना, ये काफी काम पानी पर भी हुआ है। और उसी का परिणाम ये हुआ है कि हमारे यहाँ धान का उत्पादन बढ़ा है और एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 हो गए हैं। गेहूं में उत्तर प्रदेश के कई जिले नंबर 1 हो गए हैं, बुलंदशहर खास तौर से लुधियाना के बाद। तो गेहूं का भी उत्पादन, धान का उत्पादन बढ़ा है। शुगर केन में, चीनी उत्पादन में हम बढ़े हैं। चीनी मिल पहले पेमेंट नहीं होता था 2-2 साल तक, अभी चीनी मिल का पेमेंट जब से योगी जी आ रहे हैं तो किसान बड़े खुश हैं और चीनी मिल देर नहीं कर सकती है पेमेंट में। तो रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी रोटी, आप देख रहे हो कि एफसीआई हमारे बड़े पड़े। अगर 1 साल तक देश में गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन बिल्कुल भी ना हो, एक दाना भी पैदा ना हो, तो भी हमारे एफसीआई के पास में इतना खाद्यान्न है कि 3 साल तक देश खा सकता है। पहले आप अखबारों में मोदी जी के आने से पहले एक खबर बड़ी महीने जून महीने में होती थी कि वहां गेहूं सड़ गया, एफसीआई का गेहूं सड़ गया। एक खबर ये होती थी। दूसरी खबर ये होती थी कि एफसीआई के अनाजों में, एफसीआई के गोदामों का जो गेहूं था उसको चूहे खा गए। अब मोदी जी जब से आए हैं तब से ना तो एफसीआई के गोदामों में चूहे लगे हैं और ना ही बारिश में जो गेहूं सड़ जाता था और उसको बाद में सड़ा हुआ घोषित करके शराब कंपनियों को बेच दिया जाता था, वो भी अब नहीं हो रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है। खाद्यान्न में भी हम बढ़े हैं। तेल का जो है, पहले हम 60% जो एडिबल ऑयल है उसके लिए मलेशिया और वियतनाम इन कंट्रीज पर डिपेंड रहते थे। तो एडिबल ऑयल की स्थिति भी बहुत अच्छी हुई है हमारे यहाँ, सरसों का उत्पादन ज्यादा होने के कारण। पिछली बार चूंकि मलेशिया के साथ हमारे संबंध खराब हुए थे इसलिए थोड़ा सरसों का तेल महंगा हुआ था, लेकिन इस साल फिर से ठीक हुआ है। तो बिजली तेल का उत्पादन भी ठीक है। तो रोड कपड़े की स्थिति आप ये देख ही रहे हैं कि पहले हर किसी के पास में ज्यादा 5 जोड़ी देखेंगे तो हर घरों की जो अलमारियां हैं वो कपड़ों से भरी हुई हैं।
मकानों की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,60,000 रुपए जिनके पास आवास नहीं है उनको मिल रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग तो जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वो भी अपने आधार कार्ड बनवा कर अपने मकान बनवाने में कामयाब हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सुरक्षा बहुत अच्छी है और स्वावलंबन। अभी उत्तर प्रदेश स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है, छोटी छोटी यूनिट लग रही हैं और मुद्रा योजना ने उसमें बड़ा बढ़ावा दिया है। तो उत्तर प्रदेश अब प्रगति के पथ पर है और यही कारण है कि योगी जी की पूरे देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। योगी जी के यहाँ पर कोई भी अभी जो नई यूनिट्स लगने वाली हैं, नए जितने भी स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, उसमें पहले बड़ी प्रॉब्लम आती थी, 17 एनओसीज लेनी पड़ती थी। अभी 17 लाइसेंस लेने पड़ते थे, लगभग 250 एनओसीज लेनी पड़ती थी। अभी योगी जी ने बहुत अच्छी बात ये कर दी है कि सारे एक ऐप डेवलप किया है जिस पर एनओसीज लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, स्वावलंबन, उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, गरीबी कम हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। तो योगी जी जैसा एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चाहिए था, उत्तर प्रदेश को मिला है और हर प्रदेश की अब यही चाहत है, हर प्रदेश के राष्ट्रवादियों की यही चाहत है कि हमको भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। तो अभी चूंकि आप सब लोग बड़े देर से मैंने क्षमा याचना भी आप लोगों से की है, तो अभी ज्यादा लंबा विषय न करते हुए मैं संक्षिप्त में ये जो पैरामीटर्स हैं विकास के 9 पैरामीटर्स के बारे में मैंने अभी बात की है। बाकी आपका क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश करूंगा समाधान। सर, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं होता है। हम अपने वक्ता को 1 घंटे बोलने का समय देते हैं और इस पर संघ के बड़े बड़े प्रचारक श्याम जाजू जी जैसे बड़े लोग विदेशों से भी अपने बोल चुके हैं और उसी क्रम में आशुतोष जी के सौजन्य से आज आपका पाठ्य प्राप्त होना था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि विषय चाहे जिसने रखा गया था आपका विषय उत्तर प्रदेश के सुशासन समृद्धि को लेकर के, लेकिन आपने संभवतः विमान से लेके और पथ पर जब आए हैं, आकाश से धरती पर आए हैं, पूरी मन स्थिति बना के आप चले थे और यह एक प्राध्यापकीय कौशल है और उसको मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। इतनी सहजता से एक बात भी छूटी नहीं है। आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क, पानी, सुशासन, शिक्षा, चीनी मिलों का भुगतान, एफसीआई के गोदामों की सड़न और उसमें चूहों का खाना, उससे भ्रष्टाचार से विमुक्ति और मानव गरिमा, कपड़ा, स्टार्टअप, तेल की कमी क्यों आई थी, किस तरह हमारा मलेशिया से संबंध खराब हुआ था, मुद्रा बाजार से, स्टार्टअप से, और एनओसी किस प्रकार अब इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस से जिसे ऐप के माध्यम से दूर किया गया है और देश के आपने अपनी भविष्यवाणी भी की है। मैं तो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर और विद्यार्थी हूँ। राजनीति में भविष्यवाणी करना पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार तो मूर्खता है, लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार मूर्खता नहीं है। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को गढ़ा था। आपने सर एक भी चीज छोड़ी नहीं है और मेरे जैसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आपने एक नया शब्द, वाक्य, एक संकल्पना दी है कि छवि निर्माण करना राजनीति का आधार है और मोदी जी उसमें सबसे आगे हैं, अग्रणी हैं और उनमें भारत के प्रधानमंत्री होने का जो रॉ मटेरियल है वह अब अपूर्व रूप से अंतस्थ है। आपने एक भी विषय को नहीं छोड़ा है सर, अद्भुत। इस अध्यापकीय कौशल को मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बार बार प्रणाम करता हूं। कुछ भी नहीं छोड़ा। जो बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान,
और उत्तर शिक्षा, प्रदेश स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कुछ भी आपने नहीं छोड़ा है सर। इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। अपने संक्षिप्त वक्तव्य में ही सब कुछ कह देने की इस अद्भुत सामर्थ्य को मैं अपना विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। यह अब और हम आशा और अपेक्षा करेंगे कि एक आपका पाथेय और इस लोक पहल को प्राप्त होगा। आशुतोष भैया को, जो मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं, संघ के उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, प्रचारक हैं, उनके सौजन्य से उनका बड़ी याज्ञिक अनुष्ठान है, उनका इस लोक पहल में आहुति है, जिससे यह लोक पहल सदैव अपने कर्तव्यों को करने में सफल सक्षम हो रहा है। सर, आपका बार बार अभिनंदन, स्वागत। आप भी थके हुए हैं, यात्रा में हैं, फिर भी यह सामर्थ्य एक स्वयंसेवक, एक प्राध्यापक और भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही में ही हो सकता है कि जो उसने संकल्प लिया था कि आज मुझे पाथेय प्रस्तुत करना है, वह अंततः सफलता हमें भी मिली। खुशी हुई आपको इस आभासी मंच पर देख करके। हम पूरे लोक पहल परिवार के तरफ से, अपने दर्शकों के तरफ से, और हम YouTube के माध्यम से लाखों तक पहुंचते हैं, उन सब के तरफ से आपको मैं अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप और यशस्वी हो राजनीति में, और अपना आत्मीय आभार की अभिव्यक्ति करता हूं। सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और आयुष त्यागी जी, जिनके कारण यह आभासी मंच मेरठ से संचालित होता है, उनको भी बहुत बहुत हृदय से आभार कि 2.5 वर्ष से, लगभग 2.5 वर्ष से अधिक समय हो गया इस लोक पहल को उनको तकनीकी सहयोग देते हुए। उनके प्रति मेरा बहुत विनम्र प्रणाम है और बहुत बहुत उनका अभिनंदन है। और आयुष जी, अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को आप समाप्त कर सकते हैं। सर, आप भी अब लेफ्ट कर सकते हैं। महाराज की जय। जी 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 जी।